मेरे पिताजी छोटे किसान ही हैं और बाकी समय में वो काम भी कर लेते हैं ऐसे बाहर जा कर के भी। आप अगर दूसरों से कंपेयर करिएगा तो कभी आप अपने आप को ऊपर नहीं उठा पाइएगा। तो इसीलिए आपके पास जो भी कमियां हैं उसको दरकिनार करते हुए उसी को आपको ताकत बनाना पड़ता है। ना हो क्योंकि साइकिल उस समय में इतना बाइक भी नहीं हुआ करता था। मेरे पास अभी भी नहीं है मेरे घर में एक्चुअली देखा जाए तो, लेकिन मैं बाउंड्री निकाल लेता हूँ, छक्के भी मार लेता हूँ। अगर आप उस तरीके से है आ रहा हूँ कि लोगों को पछता नहीं था कि ये बॉल कैसे ले रहा है, इस तरीके से इतनी हेवी वजनदार शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर ले रहा है। कंट्रोवर्सी हो जाती थी, वाद विवाद हो जाता था। और अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर वो मान लीजिए वो फिजिकल हो गए या फिर हाथापाई पे उतर आए, तो वो सारी सिचुएशन मैंने देखा है। तो वो चीज़ एक थोड़ा सा मुझे बेक करता है कि आप विवाहित हैं, अविवाहित हैं। ये मैंने वहाँ भी बताया। और इस वक्त हमारे साथ में एक सफल अभ्यर्थी हैं, नाम है विष्णु मुंडा, जो कि रांची के बगल तमाड़ क्षेत्र से आते हैं। और जेपीएससी 11वीं 13वीं की जब रिजल्ट आउट हुई तो काफ़ी चर्चा का विषय बने थे। तो आज मौका है विष्णु मुंडा से ये जानने की कि लाइफ में जो ऑब्स्टेकल है, जो समस्याएं हैं, जो कह सकते हैं कि फिजिकल चैलेंजेस हैं, और ख़ास करके इनके साथ में जो समस्याएं हैं उनको पार करने के लिए इन्होंने किन किन चीज़ों का सहारा लिया और इनके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था जिससे इन्होंने सिर्फ अपने जीवन को जीने के लिए एक कारगर उपाय नहीं ढूंढा, बल्कि एक ऐसे प्रतियोगी परीक्षा में बैठ करके उस पूरे समस्या का लोहा मनवाया जिसको लोग जिसका नाम लेकर के एस्पिरेंट अभी भी डरते हैं। वाकई में एक सवाल होता है, यूपीएससी जेपीएससी जैसा चीज़, लोग इसकी तैयारी करने से पहले डरते हैं कि ये काफ़ी भारी भरकम सिलेबस होता है, कैसे पढ़ेंगे। लेकिन चूंकि इनके साथ इतना फिजिकल चैलेंज है, ये एक हाथ से काम करते हैं, उसके बाद भी जेपीएससी तक पहुँचना, कैसे इन्होंने शुरुआत किया, एक बड़ी कहानी, एक बड़ी मोटिवेशनल कहानी आपको आज मैं साझा करने जा रहा हूँ। इनके लिए मेरा एक शेर है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, जो फैले हुए उनके पर बोलते हैं। कुछ लोग खामोश रहते हैं अक्सर, पर ज़माने में उनके हुनर बोलते हैं। और यही इन्होंने सिद्ध भी किया है जब इन्होंने जेपीएससी को निकाला और आज ये जेएस के लिए सेलेक्ट हुए हैं और आगे ये बीडीओ जैसे पद पर अपना पदभार ग्रहण करेंगे और जा कर के सेवा भी करेंगे। सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आप ने जो ये हासिल किया है विपरीत परिस्थितियों में रह करके। बहुत बहुत आपका स्वागत है मेरे चैनल में भी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जैसा कि आपने बता ही दिया, मेरा नाम विष्णु मुंडा हुआ और 11 तो 13 जेपीएससी में मेरा रैंक है 282वां। चूँकि मैं फिज़िकली चैलेंज्ड हूँ तो उसके आधार पे बोला जा सकता है कि तैयारी के दौरान परिस्थितियाँ मेरे अनुकूल नहीं रही थी। तो विपरीत परिस्थितियों को सामना करते हुए भी मैंने यहाँ तक अपनी मंजिल को पाया है। लेकिन मेरा कभी ऐसा मानना नहीं रहा, मैं कभी भी अपने आप को इस तरीके से प्रिटेंड किन्हीं के सामने नहीं किया कि आई एम ए डिसेबल पर्सन फिजिकली चैलेंज्ड। क्योंकि मेरे साथ जो भी रहे हैं वो बखूबी मुझे जानते हैं, सभी का ऐसा अप्रिसिएशन रहता था, है भी मेरा मेहनत को देखते हुए। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से मैं आता हूँ, रांची से एक्चुअली मैं करेक्ट कर दूँ 53 किलोमीटर की दूरी बनती है तमाड़ क्षेत्र, ठीक है। और वो टाटा रांची हाईवे के किनारे ही इसलिए कहा ना, क्योंकि हमको लगा कि तमाड़ जो विधानसभा क्षेत्र है, चुनाव में कवरेज करने के लिए गए थे, तो हमको लगे 30-40 किलोमीटर तकरीबन दूरी। हाँ, चूँकि वो 4 लेन का है रास्ता तो आप स्मूथली पहुंच सकते हैं, कोई हर्डल्स नहीं है। तो इस तरीके से 53 किलोमीटर की दूरी है। तो हाँ, मैं था कि फिजिकली चैलेंज्ड होने के बावजूद मैं अपने आप को कभी इस तरीके से प्रिटेंड नहीं किया किसी के सामने भी। अभी तक का सफ़र जितना मैंने पूरा किया है, मेरी उम्र सॉरी फिर भी बता देना चाहूँगा, 30 क्रॉस है, यानी 31 मेरा रनिंग है, 31 रनिंग। लगभग जो जेपीएससी के सफल अभ्यर्थी हैं 30 प्लस ही हैं, 30 से कम। हाँ, मतलब बहुत कम ऐसे अभ्यर्थी हैं, क्योंकि 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद ही लोग इसको ये करते हैं। हाँ, चूँकि इसके पीछे रीज़न ये है कि आपको झारखंड में अपॉर्चुनिटी कम मिलती है और समय पे नहीं मिलती है। चूँकि ये नाम भी दिया गया है 11 to 13 वो कवर करने के लिए, क्योंकि ये देखा जाए तो ये 8वां ही जेपीएससी होना चाहिए। तो वो मैं इस पे नहीं जाना चाहूँगा, आलोचना नहीं करना चाहूँगा, लेकिन है परिस्थिति इस तरीके से कि आपको मौका कम मिलता है। अगर मुझे मौका मिला रहता तो इससे पहले ही सिलेक्शन मेरा हो जाता। तो इस तरीके से आपकी उम्र भी बढ़ जाती है। मेरा पीजी का सेशन रहा था 2015-17। 2017 में मैंने मास्टर डिग्री हासिल की विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से।
उससे पहले आप किसी भी एकेडमिक पढ़ाई के दौरान मैंने कभी ब्रेक नहीं लगाया अपने आप को, तो कंटिन्यूसली मैंने पढ़ाई की, उसके बाद इसको भी चलिए हासिल कुछ किया। सवाल हम ले लेंगे विष्णु जी की जो आपसे रिलेटेड है और लोगों को जानना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि लोग ये समझ सकें। इसमें ये हाईलाइट नहीं करना है कि विष्णु के साथ दिव्यांग होना ये एक बड़ा चैलेंज था और इसलिए हुआ। मैंने इसलिए कह रहा था क्योंकि अब देखेंगे कि लोगों को अगर बुखार भी होता है, पैर भी कट जाता है, तो वो ऑफिस जाने से कतराते हैं, वो बहाना बनाते हैं, पढ़ाई करने से, स्कूल कॉलेज जाने से वो बहाना बना देते हैं इस चीज़ को। लेकिन आपके जीवन में आपके गोल से कितना प्यार है और आपकी जो शिद्दत है वो एक प्रेरणादायक कहानी है, उसको लोगों को जाननी चाहिए और ये लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन की चीज़ है, इसमें नो डाउट। क्योंकि आपको वाकई में दिक्कतें हुई होगी, ये फिजिकली चैलेंज्ड है भी तो ये नेचुरली है। लेकिन आप बताएंगे थोड़ा आपकी जो शैक्षणिक सफ़र रही थी, कहाँ से क्या हुई थी, कैसे कैसे आपने शुरू किया? प्रारंभिक शिक्षा मैंने गांव से ही ली है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर अगर देखा जाए तो वो नाम हुआ करता था, वो बंद हो चुकी है। उसके बाद आरसी प्राथमिक विद्यालय, वहाँ मैंने क्लास 3 तक पढ़ाई की। उसके बाद चौथी कक्षा से 10वीं कक्षा तक गोसनर हाई स्कूल अमलेसा, वहाँ से मैंने मैट्रिक की परीक्षा दी 2010 में। उसके बाद गांव से ही 2 किलोमीटर के दायरे में तमाड़ इंटर कॉलेज सलगाड़ी है, वहाँ से मैंने इंटर कंप्लीट किया। उसके बाद 5 परगना क्षेत्र में एकमात्र सरकारी कॉलेज है जो कि डिग्री का कॉलेज है, 5 परगना किसान कॉलेज बुंडू, वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हिस्ट्री रहा था। उसी से मैंने मास्टर डिग्री भी, और मास्टर डिग्री के लिए ग्रेजुएशन का 12 से 15 3 साल। उसके बाद अगला सेशन 2015 से 17 मैंने पीजी यानी एमए मास्टर डिग्री विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग से, और उसी के बाद तो विनोबा भावे फिर वो कैसे चलेगा? रांची आपके नज़दीक में था। हाँ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग यार, यहीं से मेरा टर्निंग पॉइंट रहा, माइलस्टोन वहीं से मेरा सेट हुआ। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में क्योंकि हम भी पढ़ाई किए वहाँ, मतलब पीजी हमने किया था, इसलिए जानना ज़्यादा जरूरी है। हाँ, अगर आपका सेशन पीछे रहा हो तो मैं नहीं बता सकता, फिर मिसमैच होगा। तो यहाँ रांची से हजारीबाग जाने के पीछे रीज़न ये है कि हम लोगों का कॉलेज जो 5 परगना किसान कॉलेज बुंडू है, वहाँ का सेशन लेट था, और लेट सेशन होने की वजह से मेरा रिज़ल्ट डिले हो गया। और जब मैंने एमए के लिए एडमिशन के लिए अप्रोच किया, रांची आया, तो वहाँ पे पता चला हाँ ये एडमिशन फुल हो चुका था, और बताया गया कि अगर इस लिस्ट में किन्हीं का एडमिशन नहीं होता है, कोई अगर नहीं लेना चाहते हैं, तब जा करके आपको देखा जाएगा। तो फिर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी आप गए तो और ज़्यादा परेशानी नहीं बढ़ गई आपके लिए? तो उसी के बाद उसी दिन मैंने विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जाने के लिए मैंने मेरे मामा जी से कांटेक्ट किया, वो बुलाए। उसके बाद उस तरीके से वो स्मूथली हो गया, फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम भी आ गया और रैंक भी अच्छी आई, पूरे यूनिवर्सिटी में 9th रैंक था। आप रांची चले आए, कब ये शुरू किया आपने, कब ये ठाना कि अब हमको जेपीएससी करना है, या शुरू से एक इच्छा थी आपकी, इस बारे में बताएंगे? या कोई टर्निंग पॉइंट जीवन का जिसमें आपको ये लगा कि नहीं जेपीएससी ही हमको क्वालिफाई करना है? ऐसे माइंडसेट कभी नहीं था कि मुझे सिविल सर्विस पे ही आना है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वैसा है कि ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, वैसे अवेयरनेस की थोड़ी सी कमी है। तो वो तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं बाहर आ सका, हजारीबाग में रह सका, तो उसके बाद कोचिंग मैंने ज्वाइन किया। तो वो सर से सबसे पहले इंट्रेक्शन हुआ कि आप इस जेपीएससी की जो परीक्षा है उसमें ये बैच चलता है, आप इसमें इनरोल कर लीजिए। तो वहीं से मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ सिविल सर्विस में। घर में और कौन कौन है विष्णु जी आपके? घर के बारे में, घर का माहौल के बारे में ज़रा बताएं आप। मैं किसान फैमिली से आता हूँ, मेरे पिताजी छोटे किसान ही हैं, और बाकी समय में वो काम भी कर लेते हैं ऐसे बाहर जा कर के भी। तो उस तरीके से मेरा घर चलता था। और मेरी माँ गृहिणी है, सीधा साधा छोटा सा फैमिली है। हम 3 भाई बहन हैं, मेरे से छोटा भाई है और मेरी से बड़ी दीदी है जिनकी शादी हो चुकी है। भाई में मैं बड़ा हूँ। तो भाई में आप बड़े हैं, आदिवासी परिवार से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से अभी आते हैं। परसेप्शन यही रहता है गांव में कि जो बड़ा बेटा होता है उसके कंधे पर जिम्मेदारी हो, लेकिन बचपन से आप चूँकि इस तरह से हैं, इसको आप कैसे देखते थे? क्या अभी कभी आपने लिया कि परिवार की भी जिम्मेदारी आने वाले समय में हमारे ऊपर है? और अब तो चूँकि आप तो सब कुछ आप अपने कंधे पर ले चुके हैं, उस समय कैसा माहौल? कहा जाता है अगर ऊपर वाला आपके साथ कुछ चीज़ में अगर अन्याय कर देता है तो कुछ चीज़ में उसको बढ़ा करके दे देता है आपके जहन में, या फिर आपके मस्तिष्क में डाल देता है।
तो मुझे बचपन से ही देखा गया कि विष्णु ऐसा माना जाता है, बोलते हैं घर वाले कि समझदार है, समझता है परिस्थितियों को, तो जिम्मेदारी भी उठा ही लेगा। तो मेरी माँ कभी मुझे इस तरीके से प्रिटेंड नहीं करी कि मेरा बच्चा जो है, बेटा जो है वो फिजिकली चैलेंज्ड है तो बाहर में किस तरीके से सर्वाइव करेगा। वो हमेशा से स्ट्रॉन्ग रही हैं अपने मुझे लेकर के भी, और ख़ुद भी स्ट्रॉन्ग ही रही हैं। तो मैंने उस वजह से भी कभी अपने आप को ऐसे कमतर नहीं आंका और अपने आप को कभी कम नहीं पाया। तो यही चीज़ जो मेरे अंदर थी कि मैं बाकी लोगों की तरह ही हूँ, बाकी लोगों बिल्कुल से। आप बाकी लोगों के तरह ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सवाल वही है कि तो आपके अगर बॉडी में कुछ इस तरीके से डिफेक्ट हो या फिर आप किसी वाइज भी अगर कम हो तो आपके मस्तिष्क में वो रहता है। तो मैंने उसको हावी होने नहीं दिया, और ये चीज़ लोगों को भी दिखता है और दिखता है। इसी वजह से भी मैं शायद आप लोगों के सामने यहाँ पे हूँ, आपको इंटरव्यू दे पा रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सफल लोग इस दुनिया में हैं जो इस फिजिकल चैलेंज से ऊपर जा कर के ऐसा काम करके दिखाए हैं जो वाकई में जो फिजिकली जिसको कोई दिक्कत नहीं है वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये कहानियाँ जो होती हैं लोगों को सीखने के लिए भी होती हैं, लोगों को जानने के लिए भी होती हैं, क्योंकि आप एक जीता जागता स्टोरी है। क्योंकि चैलेंजेस तो सबके लाइफ में होता है, लेकिन किसका चैलेंज कितना बड़ा है और कितना सफलता उसका बड़ा है, उसको पाटते हुए ये कहानी अलग होती है। अच्छा, हम आएंगे लेकर के मैं दो बातें और कह देना चाहूँगा, जैसे कि आप या फिर मेरे से जितने सारे जूनियर लड़के हैं जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं झारखंड से, तो वो लोग मुझे इंस्पिरेशन मान रहे हैं, मान भी सकते हैं। और मैं अपने आप को इतना कम नहीं आंकता हूँ, लेकिन मेरे से बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में रहने वाले ऐसे योद्धा बोला जा सकता है। आप पैरा ओलंपिक ही देख लीजिए, आप शीतल देवी को देखिए जो पेरिस ओलंपिक हुआ, उनके दोनों आर्म नहीं है, दोनों बाँह से वो आर्मलेस हैं, पेड़ पे चढ़ जाती हैं। लेकिन चढ़ने के अलावे वो आर्चरी भी हैं, आपको पता होगा। उसके अलावे देवेंद्र झझरिया, टाइटल में सही बोल पा रहा हूँ आई थिंक, तो वो हैं राजस्थान से, और वो जेवलिन थ्रोवर हैं। उन्होंने दोनों मिल करके पूरे इंडिया का नाम रोशन किया, वो गोल्ड मेडल लेकर के आए। तो इन सब चीज़ों से आप इंस्पिरेशन का पल रहता होगा। इंटरनेट में आप जब इन चीज़ों को देखते होंगे तो आपके भीतर खास करके जो एनर्जी है मोटिवेशन वाला वो आ जाता होगा। बिल्कुल आ जाता है। और जैसा कि मैं पहले से बोलता ही आ रहा हूँ कि मैंने कभी इस तरीके से अपने आप को नहीं आंका कि मुझे किसी भी चीज़ की परेशानी है। हाँ, ऑब्वियसली आप अगर दो हाथ से किसी भी काम को करना चाहें तो वो इजीली हो जाएगा, लेकिन आप अगर वन हैंड से आप अगर डिसेबल हैं तो आपको उपाय निकालना पड़ेगा, जो कि मैंने किया हमेशा। जी, ऐसा होता है, कई बार हमने वीडियो में देखा, मतलब ऐसा लगता है कुछ ऐसे लोग हैं जो बिलीव नहीं होता है, किसी का एक पैर है तो वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, अपने से सब कुछ चला करके जा रहे हैं। आपके पास एक दो हाथ करने में भी आप सक्षम नहीं, लेकिन किसी के पास एक हाथ है, उससे वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो मेरा ये सवाल होगा कि कहीं ये जो फिजिकल चैलेंज है वो स्ट्रेंथ नहीं ना बन जाता है, किसी बहुत लोगों का स्ट्रेंथ बन जाता है कि ये तो मेरे पास है नहीं, तो ये जो मेरे पास एक हाथ है वो पावर का काम करता है, वो स्ट्रेंथ बन जाता है। ऐसा भी है, स्ट्रेंथ बन जाता है, बनाना पड़ता है, क्योंकि आप अगर दूसरों से कंपेयर करिएगा तो कभी आप अपने आप को ऊपर नहीं उठा पाइएगा। तो इसीलिए आपके पास जो भी कमियां हैं उसको दरकिनार करते हुए उसी को आपको ताकत बनाना पड़ता है, मजबूती के साथ उसके साथ काम करना पड़ता है। जैसा कि मैं बोला करता हूं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हैं, प्रैक्टिस उसमें जारी रखे हुए हैं, तो आप डेफिनेटली उसको कर पाइएगा। जिस तरीके से कहावत है, कविताएँ, पंक्ति है दो लाइन कि करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रासरी आवत जावत से सिल पर परत निशान। दोनों में आप बिल्कुल आप दोनों में आप कंपेयर कर लीजिए। सील का तात्पर्य है पत्थर और रस्सी, दोनों अगर देखा जाए तो रस्सी नाजुक है, लेकिन फिर भी लगातार रगड़ से, लगातार अभ्यास से, लगातार प्रयास से वो सिल पर निशान बना देता है। बिल्कुल। अच्छा, बाइक चला लेते हैं आप? बाइक है नहीं घर पे, एक्चुअली मैं साइकिलिंग कर लेता हूँ। साइकिल चला लेते हैं? साइकिलिंग कर लेता हूँ, साइकिलिंग से ही मैंने अपना जो मैट्रिक का परीक्षा दिया वो स्कूल जाना हो साइकिल। उस समय में इतना बाइक भी नहीं हुआ करता था। मेरे पास अभी भी नहीं है मेरे घर में, एक्चुअली देखा जाए तो साइकिल हुआ करता था। मैं उसको सीखा अपने ही साथ में पढ़ने वाले बच्चों के साथ, जुनून था वो कर लिया। आपको बैठा कर भी मैं चला सकता हूँ। अभी हालांकि प्रैक्टिस छूट गई है। इसके अलावा मैं बता दूँ, आई एम गुड स्पोर्टमैन। आप मेरे खिलाड़ी भी हैं? रुचि भी है बहुत अच्छा। क्या खेल लेते हैं? क्रिकेट खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है।
और इस चीज़ को लेकर के मैं खुश हूँ, बोलता भी हूँ कि आई डोंट लाइक क्रिकेट। आप सुन सकते हैं आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव क्रिकेट एक्चुअली। है इस तरीके से, लेकिन इसको लेकर के भी एक ये है कि अगर मैं क्रिकेट ही खेलता रहता तो मैं इस मुकाम पे नहीं नहीं जा सकता था, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र में क्रिकेट खेलते हैं हम लोग डिफरेंट वे में, टेनिस बॉल क्रिकेट हुआ करता है तो वो थ्रो हम लोग बॉलिंग करते हैं, हाँ सभी लोग वही चलाते हैं और उसी में लेकिन प्रैक्टिस अच्छा, बचपन में आप जब क्रिकेट के लिए इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि क्रिकेट हम भी खेलते हैं, तो ये सवाल जानना जरूरी है। और भारत में गली क्रिकेट प्रसिद्ध है, गांव में खेत खलिहान जहां देखिए डंडा गाड़ दिया, चलो भाई खेलते हैं। तो आपके साथ तो आम बच्चे होते होंगे, बिल्कुल उन्हीं के साथ खेला करता हूँ। तो उनके साथ फिर आपको कैसे मौका मिलता होगा? हाँ ये बॉलिंग करते थे, बैटिंग करते थे? देखा जाए तो मैं ऑलराउंडर हूँ, तारीफ़ कर रहा हूँ अपने आप का, लेकिन हाँ बैटिंग बहुत अच्छा स्किल है, कर लेता हूँ, लेकिन आप उस लेंथ उस ताकत के साथ आप शॉट नहीं लगा सकते हैं। लेकिन मैं बाउंड्री निकाल लेता हूँ, छक्के भी मार लेता हूँ, अगर आप उस तरीके से है, आपका टाइमिंग हो गया, बैट पे आ गया, कनेक्ट हो गया, निकल जाएगा बाउंड्री। तो वो कला है मेरे में, लेकिन स्पेशली मुझे बॉलिंग के लिए खिलाया जाता था। अच्छा फील्डिंग भी कर लेता हूँ उसलिए भी, क्योंकि ये सारी कलाएं हैं तभी जा कर के आपको टूर्नामेंट भी खिलाया जाता है। ठीक है, वो प्राइज मनी होता है आपका, एंट्री फीस लगेगा कहीं दिव्यांग क्रिकेट टीम में भी खेलने का मौका मिला होगा? नहीं मिला है। मैं नॉर्मल लोग के साथ ही खेला हूँ, अभी तक खेला हूँ। एंट्री फीस आपको 2000 से 3000 रुपये पे करना पड़ेगा, 8 टीमों के बीच में खेलना होगा, तब आपको फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा, और फर्स्ट प्राइज़ आपको 10,000 15,000 इस तरीके से। तो आपका अगर टीम किसी भी खिलाड़ी के कारण अगर कमज़ोर हो रहा है तो आपको नहीं खिलाया जाएगा। तो वहाँ पे मैं खेलता था। नहीं, अब हम थोड़ा सा कुछ और सवालों को ले लेते हैं। ये आपके फिजिकल गतिविधि से जुड़ा सवाल था। बता दूं कि ये किस तरीके से चैलेंजेस आते थे, तो इसी के वजह से शायद मैं दूसरों को ऐसा प्रिटेंड हो पाता था कि बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है और फिजिकली चैलेंज है तो वो, और एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ऐसा लोगों को लगता था। तो उस वजह से वो मैं अंडर एस्टिमेट होता था लोगों के प्रति, लोगों के नज़र में। लेकिन जब मैं बोलता था तो सामने वाले को लगता था कि नहीं, जिस तरीके से वजनदार भाषा है, बात रख रहा है, प्रभावित होते थे। हाँ प्रभावित होते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे उनको पछता नहीं था कि ये भी होता था। हाँ, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि लोगों को पछता नहीं था कि ये बोल कैसे ले रहा है, इस तरीके से इतनी हैवी वजनदार शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर ले रहा है। तो उसके वजह से थोड़ी सी अनबन होती थी और हुई भी है, जिसको लेकर के मैं थोड़ा सा चिंतित हुआ करता था कि लोगों से लड़ भी जाते थे आप? हाँ, वो लड़ने में अगर आग, हाँ कंट्रोवर्सी हो जाती थी, वाद विवाद हो जाता था। और अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर वो मान लीजिए फिजिकल हो गए या फिर हाथापाई पे उतर आए, तो वो सारी सिचुएशन मैंने देखा है। तो वो चीज़ एक थोड़ा सा मुझे बेक करता है कि मैं उन लोगों को ऐसे फिजिकली। लेकिन आप उन तमाम चीज़ों के लिए अब खुद एक जवाब बन गए हैं। आपकी जो सफलता है, और ये सफलता जेपीएससी नोटिफाई करती है कि आप एक ऐसे प्रतियोगिता में सफल हुए हैं कि उन तमाम लोगों को खुद ही जवाब मिल गया होगा। चलिए दूसरे सवाल पर आते हैं विष्णु जी। पढ़ाई जो इसकी रही होगी, जेपीएससी की तैयारी रही आपकी, वो आपने किस तरह से किया? क्या आम अभ्यर्थियों की तरह ही आपने पढ़ा, या फिर कोचिंग वगैरह? आपने जैसा कि बोला कोचिंग हम जाते थे, लेकिन ऑनलाइन भी एजुकेशन आ गया था, उसके बारे में ज़रा बताएं। अगर तैयारी किन्हीं को करना है, कोई वो भी कर रहे हैं, उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि जितने भी सोर्सेज हैं उनको आप खंगालिए, आप उनको एक बुक में नोट करिए। कोई सा भी टॉपिक हो उसके बारे में अगर आपको जानकारी जुटानी है, अगर आप कोचिंग से जुड़े हुए हैं वहाँ का कंटेंट का इस्तेमाल करिए। उसके अलावा डिजिटल फ्रेंडली होइए। आप इंटरनेट का इस्तेमाल करिए, यूट्यूब का इस्तेमाल करिए, जहाँ से भी जितने सारे सोर्सेस हैं उनको आप खंगालिए। तो तभी जा कर के आपको एक स्ट्रॉन्ग और एक अच्छा सा कंटेंट आपके लिए रेडी होगा। आप जो सारे सवालों के जवाब भी दे रहे हैं वो जेपीएससी के मेंस वाले आंसर राइटिंग टाइप में दे रहे हैं। अब हम चाहेंगे कि शॉर्ट आंसर के सवाल कुछ मेरे हैं जो शॉर्ट टाइप में। अब चूँकि आपने जेपीएससी सफल किया है, घर का माहौल भी बदल गया होगा। घर का अब कैसा माहौल है? मम्मी पापा क्या कह रहे हैं? रिजल्ट के बाद ऑब्वियसली सभी को खुशी हुई, और मेरे पिताजी उनके जो वर्ड्स थे, सबसे पहले मैंने सुना तो उनके वर्ड्स ये थे कि जिस तरीके से मेरा बेटा मेहनत किया था वो उसको तो वीडियो बनना ही था, ये वर्ड थे उनके। लेकिन उनको जब रिज़ल्ट की मैंने जानकारी दी तो वो रात 4 बजे मुझे जानकारी मिली। मेरे ही एक कलीग थे, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि आपका रिज़ल्ट हो गया है विष्णु जी, आप सो रहे हैं, आप जाग जाइए।
इस तरीके से आप दीवार। सो रहे हैं, आप जाग जाइए, एक लाइन भी अच्छा है। हाँ, क्योंकि रात के वो 2:30 बजे रिजल्ट पब्लिश हुआ था कमीशन आपको आशा थी कि हो जाएगा इस बार? हाँ, आशा थी मुझे। जिस तरीके से मुझे लिखना चाहिए था वो मैंने नहीं दिया था, क्योंकि मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, तो मैं वो उसके वजह से मैं खुश नहीं था कि मैं और अच्छा कर सकता था। तो उसके वजह से मुझे थोड़ा सा बेचैनी थी कि मैं और अच्छा कर सकता था। अगर नहीं किया तो उसके वजह से मैं कहीं ना रह जाऊं, रुक ना जाऊं। तो मुझे विश्वास था कि मैं मेंस क्लियर कर लूँगा, लेकिन इंटरव्यू में क्या होगा, अगर कम मार्क्स आएंगे तो पता नहीं हो पाएगा नहीं, ये मुझे डाउट था। क्योंकि डाउट इसलिए था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लिख सकता था, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी। मेरे बड़े पिताजी का डेथ हो गया था एग्ज़ाम से पहले, और जब मेंस की बारी आई तो रूम लेने में दिक्कत हुई थी। तो ये सारी रांची में रहते थे आप? नहीं, हजारीबाग में ही रहता था, लेकिन सेंटर तो रांची में पड़ा था। जैसा कि मैंने बनाया, मैं बता दूं अपने जूनियर्स को, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, पेशेंस इस लेवल का बना के रखना होगा कि आप अगर एक दिन भी नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, किसी रीज़न वाइज आपका छूट जाता है रूटीन में से, आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो उस दिन आपको बेचैनी होनी चाहिए। मुझे हुआ करती थी, मुझे सफोकेशन सा फील होता था, मुझे अनइजी सा फील होता था कि आज डेली रूटीन में कुछ गायब है, मेरे पढ़ाई से जुड़ा हुआ जो मैंने गोल सेट किया उसके रिगार्डिंग कुछ छूट रहा है। तो ये बेचैनी हुआ करती थी। तो अगर ऐसी बेचैनी आपके अंदर आएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप सही रास्ते में हैं। मतलब आप उसको फुलफ़िल करिए, आप पढ़ाई नहीं छोड़ सकते हैं। आप किसी भी ओकेज़न में से जाने से बचिए। मैं अपने घर के शादी में जाने से बचता था, मुझे अच्छा ही नहीं लगता था, मैं जाता नहीं था। उसके लिए आपको सुनना भी पड़ सकता है कि इतना भी क्या इम्पोर्टेंट काम कर रहा है या फिर क्या ही कर रहा है जो घर के फंक्शन में नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें सुनने को मिलेगी, मुझे भी मिली थी। लेकिन वो सारी चीज़ें, सारी शिकायतें शिकवाएँ आप दूर हो जाएंगी जब आप किसी भी पोस्ट में पहुंच जाएंगे, आप सफल हो जाइएगा। और अच्छा, एक सवाल तो रह ही गया, चलिए वो सब तो बहुत लोग अपना सर्च भी कर लेंगे। आपसे एक सवाल है कि आप विवाहित हैं, अविवाहित हैं? ये मैंने वहाँ भी बताया कि आई एम अनमेरिड, विवाहित नहीं हूँ। आगे क्या प्लान है अब तो? हाँ, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, आप इससे बच नहीं सकते हैं, आपको करनी पड़ेगी शादी, वो मैं भी कर लूँगा। चलिए अब शादी भी कर लेंगे। हमारे साथ में आप देख रहे हैं मुस्कुराते हुए एक चेहरे, एक आदिवासी युवक, एक ट्राइबल एस्पिरेंट, जिन्होंने हर एक मुश्किलों का सामना करते हुए जेपीएससी जैसे परीक्षा को बड़े आसान बना के उसमें सफलता हासिल की है। नाम विष्णु मुंडा है और इनके हाथों में ये गुलाब है, और गुलाब इस चीज़ का प्रतीक है कि आज ये यहाँ सम्मान समारोह में आए और सम्मान के पात्र भी बने। एक ट्राइबल फंक्शन था जिसमें जो ट्राइबल सक्सेसफुल एस्पिरेंट हैं 11वीं 13वीं जेपीएससी के, उनको यहाँ पर सफलता हासिल हुई है। इनके हाथ में मेडल भी है। तो ये तमाम चीज़ें हम आपसे जानने की कोशिश किए हैं, लोगों को बताने की कोशिश किए हैं। अब आपको इनके जीवन से वो एक हिस्सा जो आपको इंस्पायर्ड करती है या आपको सुन करके अच्छा लगा, हमें कमेंट में कोट जरूर करें। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। ऐसे ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल कहानी हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमें भी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं और आगे भी झारखंड की चीज़ों के लिए, खबरों के लिए बने रहें। नमस्कार, जोहार।